नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ। 25 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872, 1 जुलाई 1872 या 24 मार्च 1872। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872 को भारतीय संविदा अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध है जिसमें केवल एक पक्ष को अपना वादा पूरा करना होता है। तो यहाँ पे तो पहले ही बता दिया कि एक तरफा अनुबंध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा किसके तहत कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय अनुबंध नियम की धारा 2H, ऑप्शन नंबर ए, धारा 2H के अनुसार कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो अभी हमने देखा 1872 में यह अधिनियमित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समझौते में कम से कम कितने पारस्परिक वादे होते हैं। यहाँ वादे नहीं, पक्षकार होना चाहिए। कम से कम कितने पारस्परिक पक्षकार होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पक्षकार। जब तक 2 पार्टीज ना हो तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता, और समझौता नहीं होगा तो अनुबंध नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन कौन से अनुबंध शामिल हैं। क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध, निक्षेप तथा एजेंसी अनुबंध, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, समझौता भारतीय अधिनियम 1872 की धारा किसमें परिभाषित किया गया है, यानी समझौते को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 2E, सेक्शन 2E में समझौता क्या होता है इसे परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी अनुबंध एक हैं, क्या है, लेन देन, अनुबंध, प्रस्ताव या स्वीकृति। तो यहाँ अनुबंध भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना चाहिए। और यदि यहाँ पे अनुबंध नहीं दिया होता इस क्वेश्चन के ऑप्शन में तो प्रस्ताव हो जाता। सभी अनुबंध एक प्रस्ताव भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुबंध कानून प्रस्ताव निषिद्ध है, यानी किस तरीके का अनुबंध नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवैध अनुबंध। अवैध अनुबंध को किसी भी तरीके से किया जाता है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स अपने व्यापारिक प्रतियोगी को हराने के लिए वाई के साथ एक अनुबंध करता है, यह किस प्रकार के अनुबंध का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अप्रवर्तनीय अनुबंध। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। शून्य करार हमेशा अवैध होता है, अवैध करार हमेशा शून्य होता है, शून्यकरण संविदा हमेशा अवैध है, या अवैध करार हमेशा शून्यकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवैध करार हमेशा शून्य है, यानी जो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा वॉइड होता है। अवैध करार को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविदा विधि का उद्देश्य वचन पालन की बाध्यता को पूर्ण करना है। किस तरीके की बाध्यता को पूर्ण करना है, संविदा विधि बनाई क्यों गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विधिक बाध्यता को पूर्ण किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध है, यह किस धारा में वर्णित किया गया है। तो ये धारा 2H में बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और अनुबंध, प्रतिफल, स्वीकृति या फिर प्रस्ताव। तो यहाँ पे ठहराव के लिए वचन और प्रतिफल ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का लिखित होने के साथ रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह आधारित ठहराव, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ टर्म बार्ड लोन, लीज ऑफ मोर देन 3 ईयर्स। यानी ये कुछ अनुबंध के प्रकार बताए गए हैं और ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अनुबंध रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है।
तो देखिए नैसर्गिक प्रेम या स्नेह पर आधारित कोई अनुबंध होता है, ठहराव होता है, तो इसे रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रेता कम डिलीवरी या अधिक डिलीवरी के कारण माल को अस्वीकार कर देता है तो अनुबंध समझा जाता है जारी, निरस, व्यर्थ या अप्रभावी। तो ऐसे केस में अनुबंध जारी समझा जाएगा, माल की पुनः आपूर्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सुपुर्दगी हो सकती है वयस्क व्यक्ति को, रचनात्मक, सांकेतिक या उपरोक्त सभी। तो सुपुर्दगी जो है इन सभी तरीके की हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षकार हैं वयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य व्यक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि वयस्क व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कभी भी अनुबंध नहीं करेगा। अनुबंध करने के लिए यदि किसी को अयोग्य ठहरा दिया गया है तो वो भी अनुबंध नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित किया गया है प्रस्ताव को, स्वीकृति को, प्रतिफल को या ठहराव को। तो 2A में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परक्रामण कर सकता है लेखक, आहारता, पृष्ठांकिति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही पक्ष जो है पराक्रमण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठहराव के लिए कम से कम पक्षकार होते हैं 2, 3, 4 या 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कम से कम 2 पक्षकार होने जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध की परिभाषा की धारा है, यानी किस धारा में अनुबंध को परिभाषित किया गया है। तो 2H में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध के लिए अधिकतम कितने पक्षकार हो सकते हैं 2, 4, कितने भी या 8। तो अनुबंध के लिए पक्षकारों की कोई सीमा नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी लोग मिलकर अनुबंध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्ताव परिभाषित किया गया है धारा 2H में, धारा 2.1 में, धारा 2F में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रस्ताव को धारा 2H में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्ताव की संरचना पूर्ण होती है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिसे वह किया गया है, यह स्वीकारकर्ता द्वारा प्रस्तावक को पहुंचा दिया जाए, दोनों स्थिति में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आ गया है जिसने वह किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रागेहन तथा मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी निम्न पर एक वाद है आचरण द्वारा स्वीकृति, शब्दों द्वारा स्वीकृति, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आचरण के द्वारा स्वीकृति पर आधारित है ब्रागेहन और मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का वाद। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव की संसूचना पर वाद है, यानी प्रस्ताव की सूचना देने के ऊपर कौन सा वाद आधारित है। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी, हार्वे एंड फेसी या लालमन बनाम गौरीदत्त। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा लालमन बनाम गौरीदत्त। अगला क्वेश्चन, प्रस्ताव क्या है, आशय की घोषणा मात्र है, प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है, अन्य व्यक्ति की किसी कार्य को करने या उससे विरोध सहने की सहमति प्राप्त करने के लिए रजामंदी है या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अन्य व्यक्ति की किसी कार्य को करने या उससे विरोध सहने के लिए रजामंदी को ही प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाक द्वारा समव्यवहार की स्थिति में अनुबंध किस स्थान पर उत्पन्न होता है। जहाँ पर स्वीकृति से संबंधित पत्र डाक में डाल दिया जाए, जहाँ पर स्वीकृति से संबंधित पत्र प्राप्त किया जाए, जैसा अनुबंध के पक्षकार निश्चित करें या उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहाँ पर स्वीकृति से संबंधित पत्र डाक में डाल दिया जाए उसी समय प्रस्ताव अनुबंध में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीकार किया गया प्रस्ताव कहलाता है ठहराव, वचन, अनुबंध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वचन। अगला क्वेश्चन है, एक ठहराव जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय न हो कहलाता है अवैध, व्यर्थनीय, व्यर्थ या अप्रवर्तनीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, व्यर्थनीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठहराव होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है उस व्यक्ति द्वारा जिससे प्रस्ताव किया गया हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा, स्वीकारकर्ता के मित्र द्वारा या प्रस्तावक के मित्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, जिसने प्रस्ताव किया है उसी द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है, वैध, व्यर्थ, अवैध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यर्थ। ठीक है, प्रतिफल का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथ्या वर्णन होता है ज्ञानवश, अज्ञानवश, ज्ञानवश तथा अज्ञानवश दोनों या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिथ्या वर्णन ज्ञानवश भी हो सकता है और अज्ञानवश भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कपट की धारा है 15, 16, 17 या 18। तो कपट के लिए धारा 17 बनी हुई है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पीड़न की धारा है 15, 16, 17, 18। तो उत्पीड़न के लिए धारा 15 में बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुचित प्रभाव की धारा है 13, 14, 15 या 16। तो अनुचित प्रभाव को धारा 16 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्व संबंध होना आवश्यक है कपट में, अनुचित प्रभाव में, उत्पीड़न में या मिथ्या वर्णन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुचित प्रभाव में। अनुचित प्रभाव में पूर्व संबंध होता है लोगों के बीच में, वही अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिच्छित मिथ्या कथन है कपट में, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बिना इच्छा के ही यदि कोई मिथ्या वर्णन कर दिया जाए, यानी अज्ञानता पूर्वक कर दिया जाए, तो भी यह मिथ्या वर्णन की कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम लागू होता है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में, संपूर्ण भारत में, बिहार छोड़कर बाकी भारत में या उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, संपूर्ण भारत में। फिलहाल कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर इसके बाहर था, लेकिन अब जो है संपूर्ण भारत में यह लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदत्त विक्रेता का अधिकार है ग्रहणाधिकार, मार्ग में रोकने का अधिकार, पुनः बेचने का अधिकार या ये सभी। तो अदत्त विक्रेता के पास ये सभी अधिकार होते हैं, कुछ भी वो इनमें से अपना सकता है। अगला क्वेश्चन, असंभवता से ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध या अवैध। यदि कोई बात ऐसी कह दी जाए अनुबंध में कि जो होना पॉसिबल ही नहीं हो, तो ऐसे केस में यह अनुबंध जो है व्यर्थ माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन की असंभवता का अर्थ है हड़ताल, तालाबंदी, विषय वस्तु की आंशिक असफलता या विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। कोई काम करने के लिए कुछ अनुबंध हुआ, लेकिन वो निष्पादन अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज़ पे, विषय वस्तु पे ये काम किया जाना था वो नष्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, यदि अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुबंध की समाप्ति की समय सीमा है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सीता सोहन के घर गाना गाने के लिए सहमत हो जाती है, गाने के लिए उत्तरदायी है सीता, उसका एजेंट, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो जब सीता सोहन के घर गाना गाने के लिए सहमत है, सीता ने अनुबंध किया है, तो इसके लिए उत्तरदायी भी सीता ही होगी कि वो गाना गाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति कर सकता है अपने व्ययों के लिए वाद प्रस्तुत करना, चाहे तो माल को बेचना, इनाम यदि हो तो उसके लिए वाद प्रस्तुत करना, या कुछ नहीं कर सकता है। तो पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति अन्य कार्य तो नहीं कर सकता है, लेकिन यदि उस सामान के खोने की सूचना जारी की गई हो और उस पर कुछ इनाम घोषित किया गया हो और बाद में वो इनाम न दिया जाए, तो उसके लिए वाद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति उसे बेच सकता है यदि माल निश्चित हो, माल अनिश्चित हो, माल मूल्यवान हो या माल खराब होने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माल खराब होने वाला हो। यदि किसी को कोई ऐसा सामान मिलता है जो जल्दी खराब होने की
नेचर का है और खराब होने वाला हो तो माल पाने वाला व्यक्ति उसे बेच भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, अवयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। अवयस्क की संपत्ति, फिर से दिया है अवयस्क या कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवयस्क की संपत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया जाता है जबकि मौद्रिक क्षतिपूर्ति आवश्यक हो, अनुबंध व्यक्तिगत हो, मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार हो या मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार नहीं है। तो जब मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार नहीं है तो ऐसे केस में विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयोगिक अनुबंध में वचन देता है एक पक्षकार, दोनों पक्षकार, तीनों पक्षकार या चारों पक्षकार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों पक्षकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोगिक अनुबंध है? बाजी का ठहराव, बीमा का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध या शादी का ठहराव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीमा का अनुबंध एक संयोगिक अनुबंध का उदाहरण है। संयोगिक अनुबंध है बीमा का, प्रत्याभूति का, बाजी का ठहराव या अ और ब दोनों। तो प्रत्याभूति का भी अनुबंध जो है संयोगिक अनुबंध के कैटेगरी में आता है और बीमा का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अ और ब दोनों। संयोगिक अनुबंध होता है असाधारण, विशिष्ट, साधारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए संयोगिक अनुबंध थोड़ा विशिष्ट प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बीमा का अनुबंध है विक्रय, संयोगिक, बाजी या एक पक्षीय। तो बीमा का अनुबंध संयोगिक अनुबंध के कैटेगरी में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हानि रक्षा अनुबंध में पक्षकारों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे भी 2 पक्षकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारंटी के अनुबंधों में पक्षकारों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे पक्षकारों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि एक गारंटी देने वाला पक्ष बढ़ जाता है, इसलिए 3 पक्ष कम से कम होते हैं गारंटी अनुबंधों में। अगला क्वेश्चन है, हानि रक्षा का अनुबंध होता है व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय ठहराव, बाजी का ठहराव या संयोगिक अनुबंध। तो हानि रक्षा का अनुबंध संयोगिक अनुबंध के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारंटी का अनुबंध होता है बाजी का ठहराव, बीमा का अनुबंध, अर्ध अनुबंध या संयोगिक अनुबंध। तो गारंटी भी संयोगिक अनुबंध का एक प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित करती है? किस धारा में हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, धारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुपुर्दगी से आशय है अधिक सुपुर्दगी, कम सुपुर्दगी, मिश्रित सुपुर्दगी या उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिक हो जाए, कम हो जाए या मिला जुला कुछ एडिशनल आइटम आ जाए, कुछ अलग आइटम दे दिया जाए, ये सभी जो है गलत सुपुर्दगी के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध से अधिक मात्रा में माल की सुपुर्दगी होने पर क्रेता कर सकता है समस्त माल को अस्वीकार, समस्त माल को स्वीकार, आदेशित माल को स्वीकार और शेष को अस्वीकार या उपरोक्त में से किसी भी अधिकार का उपयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि चाहे क्रेता तो समस्त माल को अस्वीकार कर दे, चाहे तो समस्त माल को स्वीकार कर ले, या फिर अपने द्वारा आदेशित माल को स्वीकार करे और बाकी को न करे। तो ये तीनों चीजें क्रेता के ऊपर निर्भर करती हैं, उसे तीनों ही काम करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा राशि शेष रहने पर भी बैंकर द्वारा गलत ढंग से चेक का अंतरण करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है साधारण क्षतिपूर्ति के लिए, असाधारण क्षतिपूर्ति के लिए, नाम मात्र की क्षतिपूर्ति के लिए, आदर्श क्षतिपूर्ति के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आदर्श क्षतिपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, स्वतंत्र उपयोग हेतु या प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से सही होगा। निक्षेप जब होता है तो ऐसे केस में अधिकार का हस्तांतरण अस्थायी रूप से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के खाते में रुपया जमा करना है गिरवी का अनुबंध, निक्षेप का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध या लेनदार देनदार संबंध। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा
देनदार तथा लेनदार का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवी के अनुबंध में हस्तांतरण होता है स्वामित्व का, अभिरक्षा का, अधिकार का, या फिर स्वामित्व और अधिकार दोनों का। तो देखिए, गिरवी के अनुबंध में केवल अधिकार ट्रांसफर होता है, स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जब माल का स्वामित्व क्रेता को, जब माल विक्रेता के अधिकार में है, जब माल के मूल्य का संपूर्ण भुगतान हो गया है, या उपरोक्त किसी में नहीं। तो जब माल का स्वामित्व क्रेता को हो उस समय ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध अधिनियम में गिरवी को परिभाषित किया गया है किस धारा में? 170, 171, 173 या 171। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी दोनों 171 ही दिया हुआ है और धारा 171 ही इसके लिए सही है। अनुबंध अधिनियम में गिरवी को धारा 171 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिरवी रखने वाले का कर्तव्य है गिरवी रखे हुए माल की उचित देखरेख करना, गिरवी रखे गए माल को अपनी निजी माल में न मिलाना, माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक असाधारण व्ययों को चुकाना, या गिरवी की शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य न करना। तो गिरवी रखने वाले का कर्तव्य यह होता है कि गिरवी के शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य न किया जाए, जो बातें शर्त में तय हुई हैं उसी के अनुसार काम हो। अगला क्वेश्चन है, निक्षेप तक गिरवी का रूप धारण कर लेता है यदि निक्षेप का उद्देश्य किसी ऋण का भुगतान करना हो, किसी वचन का पालन करना हो, ए और बी दोनों, या केवल ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। किसी ऋण का भुगतान करना हो या किसी वचन का पालन करना हो, दोनों में ही निक्षेप गिरवी का रूप धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिरवी की विषय वस्तु है सरकारी प्रतिभूति, कंपनियों के अंश, मोटर कार, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सभी चीज़ें गिरवी रखी जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा की धारा है, यानी किस धारा में निक्षेप के अनुबंध को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, धारा 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निक्षेप गृहीता माल का अनाधिकृत उपयोग करता है तो निक्षेप है निक्षेपी की इच्छा पर व्यर्थनीय, निक्षेप गृहीता की इच्छा पर व्यर्थनीय, व्यर्थ, या वैध। तो यह निक्षेपी की इच्छा पर निर्भर है कि यदि निक्षेपी चाहे तो इसे व्यर्थनीय घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, स्वतंत्र रूप से, या फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये क्वेश्चन हमने किया है, अस्थायी रूप से अधिकार का हस्तांतरण होता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, बैंक के खाते में रुपया जमा करना है, देनदार और लेनदार का संबंध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध है निक्षेप गृहीता, होटल वाले, माल पड़ा पाने वाले, या बैंकर। तो सामान्य पूर्वाधिकार बैंकर को उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 148 में दी गई है। गिरवी में अंतरण होता है स्वामित्व का, अधिकार का, स्वामित्व व अधिकार दोनों का, या अभिरक्षा का। तो गिरवी में केवल अधिकार का हस्तांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट के नियोक्ता के प्रति दायी ठहराने के लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का अवयस्क हो, अस्वस्थ मस्तिष्क का वयस्क हो, वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का हो, या अशिक्षित ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एजेंट को नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी तभी ठहराया जा सकता है जब वह वयस्क भी हो, साथ में उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ हो। अगला क्वेश्चन है, एजेंट हो सकता है वयस्क व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति, उपरोक्त ए और बी दोनों, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एजेंट वयस्क और अवयस्क दोनों ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एजेंट को नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी तभी ठहराया जा सकता है जब वो वयस्क हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध अधिनियम में एजेंट को परिभाषित किया गया है धारा 172 में, धारा 182 में, धारा 170 में, या परिशोधी एजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। धारा 182 में अनुबंध नियम में एजेंट को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्थानापन्न एजेंट नियुक्त किया जा सकता है नियोक्ता द्वारा, एजेंट द्वारा, उप एजेंट द्वारा, या फिर राज्य नियम द्वारा। तो यहाँ पे एजेंट द्वारा जो है स्थानापन्न एजेंट को नियुक्त किया जा सकता है, यानी अपनी जगह पे कोई एजेंट दूसरे व्यक्ति को रखकर
जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट उत्तरदायी है। नियोक्ता द्वारा, एजेंट द्वारा, उप एजेंट द्वारा या राज्य नियम द्वारा। तो उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में उप एजेंट द्वारा उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, एजेंसी की स्थापना की रीति है स्पष्ट अधिकार द्वारा, गर्भित अधिकार द्वारा, निबंध या प्रदर्शन द्वारा या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। एजेंसी की स्थापना तीनों ही तरीके से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एजेंट का कपट की दशा में उत्तरदायी रहता है। एजेंट के प्रति, नियोक्ता के प्रति, दोनों के प्रति या फिर दोनों के प्रति नहीं। तो ऐसे केस में उप एजेंट जो है वो नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट उत्तरदायी है नियोक्ता के प्रति, उप एजेंट के प्रति, दोनों के प्रति या किसी के प्रति भी नहीं। तो उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट नियोक्ता के प्रति भी उत्तरदायी होगा और उप एजेंट के प्रति भी उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एजेंट हो सकता है वयस्क, अवयस्क, उपरोक्त ए बी दोनों या उपरोक्त केवल ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एजेंट वयस्क भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक एजेंट नहीं है नीलामीकर्ता, अटॉर्नी, दलाल या बैंकर। तो व्यापारिक एजेंट जो है वो अटॉर्नी नहीं है, बाकी सभी व्यापारिक एजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है वयस्क द्वारा, वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा, अवयस्क द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो एजेंट की नियुक्ति वयस्क व्यक्ति कर सकता है, वो भी ऐसा वयस्क व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंसी समाप्त हो जाती है निष्पादन द्वारा, पक्षकारों के ठहराव द्वारा, विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। एजेंसी जो है निष्पादन द्वारा भी हो सकता है समाप्त, पक्षकारों के ठहराव द्वारा भी हो सकता है और विषय वस्तु नष्ट हो गया तब तो होना ही होना है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है ठहराव द्वारा, एजेंट के खंडन द्वारा, प्रधान के खंडन द्वारा या प्रधान के दिवालिया होने पे। तो जब प्रधान दिवालिया हो जाता है तो ऐसे केस में न्यायालय एजेंसी को समाप्त करने का आदेश जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एजेंट की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो धारा 182, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है एजेंट का, प्रधान का, एजेंट या प्रधान दोनों का या किसी का नहीं। तो ऐसे केस में प्रधान का दायित्व होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वयस्क होने की दशा में एजेंट का दायित्व होगा और यदि अवयस्क है एजेंट तो ऐसे केस में किसी भी काम के लिए प्रधान, प्रिंसिपल ही जो है उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्टिकरण की अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या उचित समय। तो पुष्टिकरण के लिए 3 महीने की अवधि को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उप एजेंट की नियुक्ति होती है एजेंट द्वारा, प्रधान द्वारा, अन्य पक्षकार द्वारा या नहीं हो सकती है। तो उप एजेंट की नियुक्ति जो है एजेंट द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य है पक्षकार को दंडित करना, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना, समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना या पक्षकार को अपमानित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना ही क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरीके के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।